अस्सलाम वालेकुम। सवाल एक होमवर्क दिया था मैंने, और सवाल अच्छा था। अगर आपने नहीं किया तो अच्छा नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया ना वो भी सुन लेना, शायद कुछ ना कुछ सीख ही लें। कल जो वो 3 एक्स्ट्रा वाले सवाल किए थे डिस्कस, जो कि नहीं किए थे डिस्कस क्योंकि आपको मसला ही कोई नहीं था, उसमें तीसरे वाले सवाल में मटेरियल यूज्ड निकालना पड़ना था, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल से, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी नहीं दी हुई थी। एक्चुअल प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचे थे कि जितना मटेरियल यूज हुआ था इसमें से लॉस लेस किया था, पता नहीं 900 किलो था क्या था मुझे याद है, तो फिर जो ये निकला था ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी। ये जो 3 सवाल थे ना मिक्स और यील्ड वेरिएंस के 3 सवाल दिए थे अलग से, वो पुराने पुराने। उनमें से जो तीसरा था उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बताई हुई थी। ओपनिंग रॉ मटेरियल था, परचेजेस थी और क्लोजिंग रॉ मटेरियल था। उससे निकलना था तीनों रॉ मटेरियल के, पता नहीं 3 थे कि 4 थे, मटेरियल यूज्ड, और फिर सबसे आखिर में एक्चुअल लॉस लिखा हुआ था। तो इसका मतलब यह था कि इतने किलो मटेरियल प्रोसेस में डाला जिसमें से इतने किलो जाया हो गया, तो बाकी प्रोडक्ट इतने किलो बन सका। इतने किलो दूध, इतने किलो घी, इतने किलो चीनी, इतने किलो मैदा, ये डाला, इतने किलो जाया हो गया तो इतने किलो खीर बन सकी। तो इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दी हुई थी, वो लॉस लेस करके निकालनी पड़ी थी। अगर किया था तो मेरी बात समझ आई। जी बोले। लेबर और एफर्ट्स भी तो यूज हुए होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिर्फ मटेरियल में से लॉस लेस कर दिया और फिर इसको डाल दिया? क्वांटिटी तो इसी की है ना, प्रोडक्ट भी केजीज में है, क्वांटिटी स्केड्यूल या केजीज, तो ये तो मटेरियल प्रोडक्ट लेबर की तो नहीं होगी ना। ये वो वाली वैरायटी है जिसमें प्रोडक्ट भी केजीज में है, तो केजीज तो प्रोडक्ट के और मटेरियल के ही होंगे, लेबर के तो केजीज नहीं होंगे। बात ये हो रही है कि इतने किलो मटेरियल प्रोसेस में डाला था, सिर्फ क्वांटिटी इतने किलो प्रोसेस में डाले थे, इतने किलो उसमें से जाया हो गए, तो जितने किलो प्रोडक्ट बना वो ये किलो वाला वो वैरायटी है जिसमें प्रोडक्ट भी क्वांटिटी किलो में है और मटेरियल भी किलो में है। इससे पहले जितने सवाल कर रहे थे वेरिएंस के अंदर, उसमें प्रोडक्ट किलो में नहीं था, पाव में था, नंबर ऑफ यूनिट्स थे, तादाद थी। लेकिन फिर आखिरी वैरायटी मैंने वेरिएंस में बताई थी मिक्स यील्ड की, जिसमें प्रोडक्ट भी केजीज में था। तो प्रोडक्ट भी केजीज में था, मटेरियल भी केजीज में था, तो प्रोडक्ट मटेरियल के किलो सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे थे क्योंकि उनमें से कुछ जाया भी हो रहा था। तो प्रोडक्ट कितने किलो एक्चुअली बना वो इस तरह निकालना पड़ा था। स्प्रिंग 19 जी जी
जो हमने निकाले ओपनिंग क्लोजिंग से जी सर, उनको टोटल करके उनका अगर हम लॉस कैलकुलेट करें तो वो भी उनका लॉस कैसे कैलकुलेट करें? सर उनके ऊपर अगर हम लॉस की फिगर अप्लाई करें तो वो 200 आ जाएगा। उन पे लॉस की फिगर कौन सी अप्लाई करनी? ये आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? यही कौन सा? जी दोबारा पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि हमने जो मटेरियल क्वांटिटी यूज निकाली है ओपनिंग सर वो 1100 700 600 निकली है। 1100 किलो, 700 700 किलो, 600 600 किलो। अभी एक्चुअल है। अब मैंने इसके ऊपर लॉस लगाया तो 22 कितना लॉस? 6% 6% कहाँ से आया? दिया हुआ था एक्चुअल लॉस। सर ये ऑटोमेटिक नॉर्मल लॉस 6% कहाँ से आया? आप स्प्रिंग 19 को इससे मिक्स कर रहे हैं। स्प्रिंग 19 में 6% था। सर एंड में मैंने 200 एक्चुअल लॉस किया है तो वो वही अच्छे से तो यही करना है। तो ये काटे काटे क्या बताएं? मैंने ऐसी मिसाल लिखी थी ना, मुझे फिगर याद नहीं थी। ये 200 है। ऑटम 99 ना, 99 ना। हाँ, ये मैंने ऑटम 99 वाला डाटा लिखा है पहले। इतनी देर से तो बता रहा हूँ, इतना खुल खुल के बता रहा हूँ मैं। मैं ना दोबारा कोशिश करता हूँ। मेरा मसला है, मेरे ना वो अल्फाज गिरते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। वो मेरा मसला है। मैं चेक करा रहा हूँ डॉक्टरों के, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है मैंने बोल दिया है, लेकिन वो आप तक पहुंचे नहीं होते, वो इधर उधर निकल जाते हैं। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, संभाल संभाल के अल्फाज अदा करने की कोशिश करता हूँ। ऑटम 99 जो पहले 2 दिन पहले होमवर्क दिए थे, फिर परसों मैंने पूछा था, आपने नहीं किया हुआ था। फिर परसों मैंने 1 दिन का और टाइम दिया था। फिर वो कल 1 दिन का टाइम पूरा हो गया था। फिर मैंने आपसे डिस्कस किए थे, आपको कोई मसला नहीं था। और उसमें फिर भी मैंने इस आखिरी वाले सवाल के बारे में, वो ओपनिंग और परचेजेस, मुझे लगता है मैं वहां खड़ा हुआ था, और ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग से मटेरियल यूज निकलेगा, जो कि ऐसे। एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बताई हुई थी, लेकिन इतना पता था कि प्रोडक्ट इसमें जो च्युइंगम है वो केजीज में है। ये कैसे पता था? लिखा हुआ था सवाल में, कॉस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर 1900 केजीज ऑफ च्युइंगम, यानी प्रोडक्ट केजीज में था। अब अगर प्रोडक्ट केजीज में था, तो जितने किलो मटेरियल इस्तेमाल हुआ और इतना है जो लॉस हुआ, तो जो बना है प्रोडक्ट, फिर वो 2200 किलो का है ना। तो प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी ऐसे निकालनी पड़ी थी उस सवाल में। ये 200 क्यों लेस किया था? क्योंकि प्रोडक्ट किलोज में है। कैसे पता किलोज में है? कहा हुआ है। और मटेरियल के किलोज यूज्ड, अगर कोई लॉस ना होना होता, अगर कोई लॉस नहीं होता,
तो जितने किलो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, प्रोडक्ट का वजन भी कितना होता, उतना ही होता, लेकिन 200 किलो लॉस हो गया, तो इसलिए प्रोडक्ट इतने किलो च्युइंगम बनी है। 1100 किलो गम बेस, 700 किलो कॉर्न सिरप और 600 किलो शुगर, ये टोटल 2400 केजी है जो प्रोसेस में इन किए। इनमें अगर कोई नुकसान ना होता, कोई वजन जाया ना होता, तो च्युइंगम भी कितने किलो बन जाती, 2400। लेकिन 200 किलो एक्चुअल प्रोसेस लॉस वाज 200 किलो, तो इसलिए जो च्युइंगम बन सकी वो इतने किलो बनी। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब स्प्रिंग 19 की बारी आ रही है। क्वेश्चन 5, इसमें जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड कार्ड नहीं है, वो बजट दिया हुआ है, और ये बजट बनाया हुआ है 27,000 किलो के लिए, और ये वो किलो है जो मैंने कल यूनिट्स को किलो करवाया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 27,000 से सारे को डिवाइड कर दें और अब वो प्रोडक्ट के 1 किलो का स्टैंडर्ड बना लें, ये भी ठीक है। या फिर हम ये प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ केजीज के लिए स्टैंडर्ड दिया होता है, तो आप इसको उस तरह स्टैंडर्ड कार्ड लेके चल लें। यानी ये समझिए कि आप ये जो बजट दिया हुआ है, तो ये 27,000 किलो प्रोडक्ट बनाने का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है 27,000 किलो प्रोडक्ट बनाने का, तो इसको स्टैंडर्ड कार्ड लेके चल लेते हैं। प्रोडक्ट केजीज में है। अब जब प्रोडक्ट केजीज में है तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट बना एक्स वाई और ये एक्चुअल आउटपुट, कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इसमें था, इसलिए जितना मटेरियल किलो इन हुआ लॉस माइनस करके बाकी सब प्रोडक्ट ही बना है, तो इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। जितने किलो ये प्रोसेस में इन हुए होंगे नहीं पता, उसमें से ये एक्चुअल लॉस माइनस हुआ होगा नहीं पता, फिर जो बना ये पता है। अब यहां से उल्टा चलना है, जैसे यहां से ऐसे आए थे यहां से उल्टा चलना है, और इस सवाल में टेक्निकल मिस्टेक ही यही थी कि ये 27,400 किलो होने तो सवाल सॉल्व होना है, मैंने इसलिए इसको किलोस करवाया था। अगर ये नंबर होंगे ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर ये सवाल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां से उल्टा चलेंगे तो इसका 6% ये लॉस बताया हुआ है, कितना किलो, ये किलो है तो इनका 6% किलो है ना, और इससे ऊपर वापस चलेंगे 290 किलोज, और ये किलोज 55 और 45% की रेशो में ये हैं, तो ये किलो है तो ये सॉल्व होगा, तो इसलिए 27,400 किलो था असल में। ये मटेरियल के AQ आ जाएंगे, एक ये मसला था इसमें। और मटेरियल के मिक्स यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए SQ इन SM X और Y 16,000 किलो कितने प्रोडक्ट बनाने के लिए है, तो 27,400 के लिए कितना होगा, ये क्या है 14,000 किलो। ये SQ इन SM है, ये AQ इन AM है, और जब इसका टोटल उस रेशो में बांटेंगे तो वो AQ इन SM बन जाएगा। ये हो गए मटेरियल के मिक्स और यील्ड वेरिएंस। जिन्होंने किया है मटेरियल के वेरिएंसेस में और कुछ पूछना है तो पूछें। नहीं, चले नहीं। लेबर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। DL इंक्रीज्ड वेजेस बाय 12%, उसके बाद मैं जंप कर रहा हूं, विच इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। मेरी बात दोबारा सुने, DL इंक्रीज्ड वेजेस बाय 12%, दरमियान का स्किप कर दिया मैंने,
विच इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। फिर से DL इंक्रीज्ड वेजेस बाय 12%, विच इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। ये पहले भी 2 दफा मैं बोर्ड पे कर चुका हूं। क्या होता है इसका सोल्यूशन? वेजेस इंक्रीज्ड 12%, किससे बढ़ा देते? स्टैंडर्ड रेट से। विच इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5%, आर्ट्स को 0.95, ये ऐसे कर देते। लेकिन ये जो उसने बात कर दी ना एज अगेंस्ट, ये गड़बड़ हो गई। ये सारी कहानी है फरवरी की। जब फरवरी का बजट बना रहे होंगे या कह लें स्टैंडर्ड बना रहे होंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जनवरी में जो हुआ होगा उसकी गाइडेंस में ये बना रहे होंगे। कोई भी काम बेशक बजटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई भी काम अब जब फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तो पास्ट की बेस पे ही कर रहे होते हैं ना। तो पिछले साल पिछले महीने जो वेज रेट था, ये मैं ऐसी खुद ही कह रहा हूं, 100 रुपए था। फरवरी का बजट बनाते हुए, फरवरी का स्टैंडर्ड बनाते हुए मैनेजमेंट को लगा होगा कि महंगाई हो जानी है और हमें ये महंगी करनी पड़ जानी है, और मैनेजमेंट ने सोचा था कि हमें ये 108 करना पड़ जाना है। तो उन्होंने स्टैंडर्ड में वेज रेट क्या रख लिया होगा? 108। ये कैसे बना होगा 108? जो पिछले महीने का था, मैनेजमेंट को लगता था कि 8% महंगा हो जाएगा, लेकिन 8 की जगह 12 हो गया। किसका 12? इसका 12, इसका 12, इसका नहीं 12। अगर ये सेंटेंस सिर्फ ये लिखा होता ना कि DL इंक्रीज्ड वेजेस बाय 12%, तो जैसे पहले करते आ रहे हैं स्टैंडर्ड रेट से 12% ज्यादा AR होता। लेकिन अब उसने कहा है कि इंक्रीज्ड 12% एज अगेंस्ट द बजटेड इंक्रीज ऑफ 8%। यानी जब फरवरी का बजट बनाया था, स्टैंडर्ड बनाया था, तो वो ऑलरेडी पिछले महीने को 8% महंगा करके सोच के इतना बनाया था, जबकि 8 की बजाय एज अगेंस्ट 12 हो गया। तो जिसका 8 था उसी का 12 हो गया। यानी एक्चुअल रेट 108 इंटू 1.12 नहीं होगा। अच्छा, अब मैं असल वैल्यूज पे ले आता हूं। ये क्या है? 220। ये जो भी था, ये उसको 1.08 करके बना हुआ है। अब हमने इसको 1.12 करना है, तो पहले आप इस 220 को वापस लाएंगे, फिर 112 पे ले जाएंगे। अच्छा चले, ये ले, पहले इधर लाएंगे, फिर इस 100 को 112/100। तो इस तरह से AR निकला है। अब ये 0.4 की अंग्रेजी पढ़ के देखिए, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? वेजेस। अच्छा, एक मसला इसमें हो सकता है SH निकालने में। 10,000 आवर्स हैं, SH बता रहा हूं, SH 10,000 आवर्स स्टैंडर्ड है, लेकिन ये 1 यूनिट के नहीं है। 27,000 किलो बनाने थे तो इतने घंटे लगने थे, तो हमने 27,400 बनाए हैं। ऐसे SH निकलेंगे, और इसी को 0.95 कर देंगे तो वो AH बन जाएंगे। और ओवरहेड जैसे पहले बड़ी दफा किया है, वही है कि अंडर ओवर अप्लाइड निकालें और फिर उसको फर्दर एनालाइज करें इनटू। ये काम पहले भी बता चुका। तो ओवरहेड्स का तरीका ये था कि जितने वेरिएंसेस निकालने हैं उसके एंड पे उनका टोटल कर दें।
और नेगेटिव आए तो उसके साथ अंडर अप्लाइड लिख दें। बताई थी ये बात, बताई थी मैंने ना। ओवरहेड्स के वेरिएंसेस कराने के बाद सबसे पहले पास्ट पेपर का सवाल ऑटम 17 करवाया था, ऑटम 17 किया था मैंने, और उसमें फिर ये अंडर ओवर अप्लाइड और ये सारी कहानियां बताई थी। तो ये बिल्कुल उसी स्टाइल का सवाल था कि अंडर ओवर अप्लाइड निकालें एंड एनालाइज इट इनटू, और आगे फिर वो वेरिएबल और फिक्स्ड के वेरिएंसेस बताएं पूछे हैं। और आपने स्प्रिंग 19 में कुछ पूछना है तो पूछें। चलें, कुछ नहीं पूछना, ब्रेक इवन पे आते हैं जी। ब्रेक इवन का क्वेश्चन पढ़ लें। स्प्रिंग 2016, स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 8। पैक की बुक में ये होगा क्लास वर्क। जी, जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं तो ये स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट है और उसमें ये हिमालयन रिवर के नाम से क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये पैक की बुक में कहीं ना कहीं है। स्प्रिंग 2016 क्या जी? हाँ, सीवीपी पढ़ा रहा हूं ना मैं, सीवीपी पढ़ा रहा हूं। 433 पैक की बुक में 433 क्लास वर्क 8। अच्छा, इस सवाल को जब आप पढ़ लेंगे तो वैसे तो मैं आपको चूंकि मना करूंगा तो आप लाजमी वही पढ़ेंगे, क्योंकि मना करते हैं तो वो काम तो बच्चे करते ही हैं। ये जो रिक्वायर्ड के नीचे लिखा है ना ट्यूटोरियल नोट, ये नहीं पढ़ना। नहीं, इसमें नहीं, पैक की बुक में लिखा हो। पास्ट पेपर में थोड़ी ट्यूटोरियल नोट लिखा होगा। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सामा पॉज करना। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में कि अमाउंट में? कैसे पता दोनों में? क्योंकि रेवेन्यू ना अमाउंट को ही कहते हैं, यानी सेल्स की अमाउंट को ही रेवेन्यू कहते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ वर्ड सेल है तो वो तो यूनिट्स की भी हो सकती है, अमाउंट की भी हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू का वर्ड यूनिट्स के लिए नहीं होता इस्तेमाल। तो सेल्स रेवेन्यू कहा हुआ है एंड क्वांटिटीज कहा हुआ है, तो दोनों का फार्मूला लगाना अलग अलग जरूरी है, या कोई एक करके भी चल जाएगा काम? बजाहिर कौन सा वाला फार्मूला लगाना आसान लग रहा है, यूनिट्स वाला या अमाउंट वाला? क्यों अमाउंट वाला? क्योंकि सीएस रेशो गिवन है। अच्छा, जिनको नजर नहीं आ रही, रिक्वायरमेंट में गिवन है। सीएस रेशो गिवन है, इसलिए अमाउंट वाला बजाहिर आसान लग रहा है, तो ठीक है, अमाउंट वाला फार्मूला लगा लेते हैं, और उसके बाद जब एक बार अमाउंट निकाल लेंगे तो उससे फिर यूनिट्स भी बन जाएंगे। तो अमाउंट वाला फार्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ये सवाल की प्लानिंग हो गई कि हमें ये दोनों फिगर्स एक एक करके लानी है। तो अब अगली तलाश सवाल में
टोटल फिक्स कॉस्ट की। एक बार इसका आंसर निकल आएगा, फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका आंसर निकल आएगा तो यूनिट्स का आंसर निकालने के लिए सेल प्राइस से डिवाइड कर लेंगे। तो इसलिए पहले ये निकाल लेते हैं, फिर यूनिट्स पे चलेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की तलाश है अब। अच्छा, इसमें ना अब से ऑनवर्ड जो हम पढ़ने लगे हैं, ये ग्रिड ही पूरा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। वैसे तो सीवीपी डिसीजन मेकिंग नहीं है, लेकिन वैसे ये ग्रिड डिसीजन मेकिंग के नाम से मशहूर है, सीवीपी नहीं है डिसीजन मेकिंग। इसमें यह काम अक्सर मिलेगा आपको कि इसमें एग्जामिनर ने शरारतें की होंगी कि जो अमाउंट्स दी होंगी ना वो आपस में मिसमैच होंगी। जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट, हम कितने अरसे कितने पीरियड का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक साल का, एक महीने का, एक क्वार्टर का है? कैसे पता एक साल? क्योंकि ब्रेक इवन सेल फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ईयर का इस वक्त सवाल सॉल्व हो रहा है। तो हो सकता है आपको जो खर्चे दिए हुए हो उनमें से कोई हो सकता है ईयर का हो, कोई मंथ का हो। तो इस मिसमैच का ख्याल रखना। टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, चलें जी, पहली लाइन से शुरू करें और देखें एंड तक। जहां जहां फिक्स कॉस्ट हैं उनको इकट्ठा करके यहां लिख लेते हैं। पहली लाइन में जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं टेबल में, तो ये फिक्स्ड है? नहीं, ये तो दोनों हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये फिक्स्ड है, तो फैक्ट्री का आ गया रेंट 1.8, और ये पर मंथ है, पर एनम लिखा हुआ जी। रेंट के बाद इनडायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्ट लेबर के 30% के बराबर है, और उसमें से आधा यानी 50% फिक्स्ड है। तो पहले तो निकाल लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर। जो कि 5 मिलियन के 30% के बराबर है, और उसका आधा फिक्स्ड है 0.75। अच्छा, सवाल की प्लानिंग हम इस वक्त ब्रेक इवन सवाल में निकाल रहे हैं, ये फार्मूला है, तो इसको ढूंढना शुरू किया। ठीक है, सवाल की डायरेक्शन ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ कर निकाल रहे हैं। और पॉइंट 3 में कोई फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये मैंने पहले ना कभी बात की होगी बचपन में, अगर तब नहीं लिखी, जो कि मुझे पता नहीं क्यों दिल में लग रहा है कि आपने नहीं लिखी होगी, तो अब लिख लेना कि डेप्रिसिएशन अगर आवर्स या यूनिट्स मेथड है तो वेरिएबल है, वरना बाय डिफॉल्ट वो फिक्स्ड है। जी जी, कहा था 0.5। जी, फ्यूल एंड पावर, इसमें है कुछ फिक्स्ड? फ्यूल एंड पावर 3 मिलियन में से 20% फिक्स्ड है 0.6। और कुछ फिक्स्ड? बस खत्म हो गई फिक्स्ड। ये सब ओवरहेड्स थे, और भी फिक्स्ड हैं। अच्छा, इस सवाल में तो मुझे पता है जरूरत है इसलिए कह रहा हूं, वरना जनरली आप ना फिक्स कॉस्ट्स के अंदर एडमिन सेलिंग भी हैं, लेकिन एफओएच का एक सब टोटल कर लिया करना, हो सकता है काम आ जाए। अभी मुझे पता है इसमें काम आना है, लेकिन वैसे जनरलाइज कर रहा हूं कि जब हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें एफओएच भी है, एडमिन सेलिंग भी है, तो एफओएच का एक सब टोटल जरूर कर लेना। 3.
65। चले आगे, और फिक्स कॉस्ट है कोई या बस खत्म हो गए? पॉइंट नंबर 1, अब ये सेल्स वालों के खर्चे शुरू हो गए। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे जिनको 25,000 पर मंथ देंगे और 2% कमीशन देंगे। तो ये 2% कमीशन भी फिक्स्ड है? नहीं, ये वेरिएबल चीज है। 25,000 की सैलरी हां फिक्स्ड है। तो अब ये 25,000 पर मंथ है, 2 लोग हैं, और चूंकि ये पर मंथ है तो इंटू 12.6। वैन हायर करनी पड़ेगी यानी किराए पे लेनी पड़ेगी, और इसका किराया देना पड़ेगा 70,000 पर। तो इसको भी फिर 70,000 इंटू 12.84। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन करनी पड़ेगी। ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है, 1.5। बस ये था ये फिक्स कॉस्ट। 6.59। ये पॉइंट्स की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, इसमें किसी भी पॉइंट में कोई जरा सा भी शक है तो पूछ लें। टोटल फिक्स कॉस्ट डन। अब क्या चाहिए? सीएस रेशो। कितनी है सीएस रेशो? है जी 40%। 40% सीएस रेशो नहीं है, ये नजर का धोखा है। सीएस रेशो 40% नहीं है, है क्या? 541 है? ये तो आपको लास्ट टाइम वाली बात पता है ना। अभी ये सीएस रेशो 40% नहीं है। 40% इसलिए नहीं है, अच्छा इसकी मैं वर्किंग तो और तरह कर रहा हूं, ये रफली एक चीज बता रहा हूं। सीएस रेशो होती है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, है प्रॉफिट फॉर कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स। बस यही बात रुक जाती तो हां सीएस रेशो 40% ही होती, लेकिन 40% ऑफ सेल्स के बाद आगे चल रही है, कॉमा कौन सी सेल्स? इसका 40%। कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स? नेट ऑफ 2% कमीशन। तो इसका 40% है कंट्रीब्यूशन, तो हमें इसका 40% तो नहीं चाहिए, हमें तो सेल्स की परसेंटेज चाहिए होती है। तो ये सेल्स का कितने परसेंट है? 39.2%। ये है खालिस सीएस रेशो।
तो वो जो 40 था वो नजर का धोखा था। CS रेशो ये है। नेट वाली बात समझा दूं। अच्छा चलें एक और तरीके से बताता हूं। सेल प्राइस फर्ज कर लें अगर 100 रुपए है, तो कमीशन कितनी है? 2% यानी 2 रुपए। ये सेल्स है और ये सेल्स नेट ऑफ 2% कमीशन है। जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका 40% है? 100 का या 98 का? कितना बना? 39.2। अच्छा, ये अगर सेल्स का परसेंटेज देखना हो तो ये इसका कितने परसेंट है? 39.2 रुपीज 100 रुपए का कितने परसेंट है? 39.2%। ये लिखा मैंने। अभी भी नहीं है जी? तो इस पता नहीं कि वो मैंने सेल्स लिखा हुआ था, वरना मैं को रुपए लिख देता। नहीं पता ना, बस सेल्स हैं। तो सेल्स का 40% ये नहीं है। सेल्स नेट ऑफ 2% जो बनेगा उसका 40% है। और ये मैंने इस तरह बताया कि अगर सेल 100 रुपए होती, चलो 500 रुपए रख लें, 500 रख लें यार, ये ले बुरा लग रहा है 100, ये 500 रुपए रख लें, तो कमीशन कितनी होती? 10। कंट्रीब्यूशन कितनी होती? 490 का 40%, 19। ये सेल्स की कितने परसेंट होती? 196 डिवाइडेड बाय 500 कितना बना? 39.2%। 500 बुरा लग रहा है, 700 कर लें यार। कर तो इसका परसेंटेज ही रहे ना। तो ये जो बात मैंने यहां ऐसे लिखी थी वो मैंने इस तरह करके दिखाई है। ये नीली नीली बात ना समझ आई हो किसी को अभी तक? ये नीला नीला नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया। ये जो इधर वर्किंग की है भी नहीं समझ आई है। ये आ गया, ये जो मैंने किया, ये जो इस तरह काम किया ये वाला, ये नहीं समझ आया? अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो सेल्स का 40% ले लें तो वो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। रिक्वायरमेंट की अंग्रेजी में ये लिखा होता कि कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स फुल स्टॉप, तो ऐसे ही निकालते हैं ना। लेकिन उसने सेल्स कह के बात आगे मजीद बढ़ाई है। कौन सी सेल्स? कॉमा, कॉमा लग गया ना तो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कौन सी सेल्स? नेट ऑफ 2% कमीशन। कि जब सेल्स में से सेल्स का 2% माइनस कर देंगे, यानी सेल्स का 98% ले लेंगे, फिर जो अमाउंट बनेगी उसका 40% कंट्रीब्यूशन है। अभी भी नहीं? बस डब्बा ही चेंज किया मैंने, बाकी तो वही है। ठीक है कि नहीं? क्या हो? क्या? यस सर, क्या बताया मैंने?
मुझे समझ आ गया, मैं बता सकता हूँ। और 6% वाली क्या बात की है मैंने? अभी तो बोला है 100 रुपए, 2 रुपए 98 और फिर 98 रुपए का ये 40% है, तो ये इसका कितने परसेंट है? 39.2। यानी आप कह ले कि मैंने ये परसेंटेज की एक शक्ल लिखी हुई कि सेल्स अगर 100 है तो ये 2% है, ये 98% है और ये 39.2% है। तो वहां पर डिवाइड क्या करना? 39.2%। अच्छा, ये धोखा जो है ना, ये और भी दोबारा रिपीट हुआ था। क्या आंसर आ गया? 16.81 मिलियन। $16.81 मिलियन रुपीज ब्रेक इवन सेल यूनिट्स आ गए, अमाउंट आ गई। सामा पॉज करना है। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू डन। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स पूछे हैं, तो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकालने के लिए इसी को सेल प्राइस से कर देते हैं डिवाइड। यानी ब्रेक इवन सेल जो हमने रेवेन्यू निकाला है, इसको सेल प्राइस से डिवाइड कर दें तो यूनिट्स आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू तो निकाल लिया है 16.81 मिलियन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। किधर है? नहीं, तो फिर अब सवाल रुक गया, फंस गया। चले जी, निकालते हैं हल। ये नीली वाली कैलकुलेशन आई समझ के नहीं? सारियां भी नीली वाली कैलकुलेशन। Yes, sir. Yes, sir. इस पे आता हूं वापस। इस सवाल से हटके एक चीज बता रहा हूं। ये मैं ऐसे ही खुद से फिगर लिख रहा हूं, इस सवाल की फिगर नहीं है ये। 70,000। ये इसका कितने परसेंट है? 10%। ये है 10% ऑफ सेल्स।
सर एक बच्चे को बुलाना था, अब्दुल हनान। आप बैठे हैं क्लास में? अब्दुल हनान नामी कोई है, कुरान दर्जी में उसका नाम निकला है। कौन से मुल्क में गया है? अच्छा, क्लास से बाहर चला गया। अगर ये सारी चीजें पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो सेल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप सेल फाइंड कर सकते हैं। ये सेल्स का 10% है, तो इससे सेल्स फाइंड हो सकती, तो बाकी तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। कोई बात नहीं, जब किसी एक चीज का लिंक निकल आया सेल से, तो बस उससे हो जाएगी सेल्स फाइंड। इसी रास्ते से सेल्स निकल आएगी, जरूरी नहीं कि बाकी सारी चीजें पता होती हैं, सिर्फ एक का लिंक मिल गया तो बस यहां पहुंच जाएंगे। 100 रुपए, 2 रुपए, 98 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन 39 आ रहा है। ये 39 कैसे हो गया? इसमें से कुछ और भी माइनस होगा ना, कितना देखें? 58 पॉइंट। तो ये कंट्रीब्यूशन है, तो ये अभी तो सिर्फ कमीशन माइनस की है, और भी बहुत सारे वेरिएबल खर्चे होंगे, तो इनको मैं अदर वेरिएबल कह देता हूं। यानी कमीशन के अलावा बाकी सारी ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, तलाश शुरू ये हुई थी कि हमें सेल प्राइस चाहिए। सेल प्राइस यूनिट्स, सेल प्राइस हमें कहीं नहीं दी हुई। अच्छा, अगर टोटल सेल्स दी होती, इसी सवाल में टोटल सेल्स रुपीस इतने मिलियन दी होती, तो प्राइस पर यूनिट निकाल सकते थे। कैसे? यूनिट्स ऊपर कहीं दिए हुए हैं, ऊपर टॉप पे, लेकिन नहीं, टोटल सेल्स भी नहीं है। तो वो जो 1.5 लाख यूनिट्स दिए हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हिंट होगा, कुछ तो ताल्लुक, किसी तरह किसी का लिंक बताया होगा, कुछ तो कोई लिंक ऐसा मिलेगा कि उन 1.5 लाख यूनिट्स का किसी से ताल्लुक बताया हो। किससे बताया हुआ ताल्लुक? ये जो 1.5 लाख यूनिट्स हैं, इन्हीं के लिए ये टेबल बना हुआ है। ये प्लान प्रोडक्शन है अगले साल की 1.5 लाख यूनिट्स, और इन्हीं की कॉस्ट दी हुई है। तो इनमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो होते ही वेरिएबल खर्चे हैं। और अगर हम इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से वेरिएबल ढूंढ लें, तो फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी मार्जिनल के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट, वो 58.8% ऑफ सेल्स होगा। सेल प्राइस 2% कमीशन है सेल प्राइस का, और बाकी वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस का 58.8% है। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी रिलेशनशिप बता रहा हूं ना, ये चूंकि पहली दफा ये चीज सिखा रहा हूं इसलिए अजीब लगेगी, वरना एक बार अब आपको ये एंगल भी पता चल गया तो अब ये चीज आ जाएगी। अब आइंदा फिर किसी सवालों में इस तरह से रिलेशन इस्तेमाल हो सकते हैं एक से दूसरी फिगर तक पहुंचने के लिए। तो काम ये हो रहा था कि सेल प्राइस चाहिए थी, नहीं दी हुई, लेकिन हमें इस रिलेशनशिप से 1, 2, 3, इन तीनों में से कोई भी फिगर पता चल जाए तो सेल प्राइस तक पहुंच सकेंगे। ये फिगर नहीं पता, ये फिगर भी नहीं पता, लेकिन ऐसा डाटा है कि हम ये फिगर ढूंढ सकें। वो पहला टेबल, यहां से हमें ये फिगर मिल जाएगी। तो अगर हम इस फिगर को ढूंढ लें, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 6। डायरेक्ट लेबर कितना है? 5। वेरिएबल एफओएच कितने हैं? वो तो टोटल दिए हुए हैं। सवाल में पॉइंट नंबर 5 देखें।
ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल। तो ये जो टोटल दिए हुए हैं 10.29, इसमें से अगर फिक्स निकाल दें तो वेरिएबल आ जाएंगे 3.65। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये मुश्किल इस लिहाज से है कि ये आपके जहन में क्लिक करना था, शायद नहीं करना था, लेकिन चलें अब एक एंगल बता दिया, अब तो एक रिलेशनशिप नजर आ गया। अब आइंदा सवालों के अंदर आप इस एंगल से भी सोच सकते हैं कि हमें एक फिगर से दूसरी फिगर तक पहुंचने के लिए कोई रिलेशन पता हो, जैसे मार्कअप मार्जिन से सेल्स तक पहुंचते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल पता हो, प्रॉफिट की फिगर पता हो, मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज पता हो, तो सेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमारे सामने आ चुका था। अब इसमें से ये फिगर सवाल में नहीं पता, ये भी नहीं पता, हाँ ये पता चलाने की हेल्प है, तो ये फिगर निकाल रहा हूं मैं ताकि इससे हम सेल प्राइस तक पहुंच सकें। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए 6.64, 17 अच्छा, अब ये जो 17.64 है ये रुपीस मिलियन है, कितने यूनिट्स के लिए? तो एक का कितना हुआ? 17.64 मिलियन को डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स, 117.6। अब सेल प्राइस तक जा सकते हैं। ये सेल प्राइस का कितने परसेंट है? 58.8% है। तो अगर ये 58.8% है तो सेल प्राइस होगी 200 रुपए। और बस ये था सवाल में। ये ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स आ गए। बहुत मुश्किल। सेल प्राइस क्यों कैलकुलेट करनी पड़ रही है? क्योंकि ब्रेक इवन अमाउंट निकाल चुके हैं, यूनिट्स निकालने हैं, तो सेल प्राइस से डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। सेल प्राइस सवाल में नहीं दी हुई है, लेकिन सेल प्राइस का कुछ ना कुछ तो लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो सेल प्राइस का ताल्लुक इन चीजों से हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ये कर लिया है। अब इस वक्त सेल प्राइस तक पहुंचने के 3 रास्ते मिल गए। अगर हमें कमीशन रुपए पर यूनिट पता चल जाए तो सेल प्राइस पर यूनिट तक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर हमें अदर वेरिएबल कॉस्ट में मैंने अदर का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि कमीशन भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो अदर से मेरी मुराद है कमीशन के अलावा बाकी सब, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब। अगर हमें ये पर यूनिट पता चल जाए तो इससे भी सेल प्राइस तक पहुंच सकते हैं, या फिर अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाए, अरे फिर तो सवाल ही हल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाए तो फिर तो उसका फार्मूला लगा लेंगे। अब इसमें से हमें सवाल में सिर्फ इस तक पहुंचने की पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इस तक हम ऐसे पहुंचे कि जो टोटल खर्चे बताए हुए हैं वो 1.5 लाख यूनिट्स के लिए हैं। उनको 1.5 लाख से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब वहां रिलेशन में देख चुके हैं कि ये जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकली है ये सेल प्राइस का 58.8% है, तो इससे सेल प्राइस निकाली है। चलिए नमाज पढ़ लें, फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।